सबसे पहले सवाल मैं राजीव रंजन हर बार की तरह आपसे ही पूछना चाहूंगा कि विपक्ष कितने पास कितने दूर। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब 2024 बहुत दूर नहीं है और गुजरात में जो हुआ उसने विपक्षी एकजुटता की, विपक्षी रणनीति की, जो बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जीत के, उसकी सारी पोल खोलकर रख दी है। तो विपक्ष अभी मौजूदा समय में आपको कितने पास, कितने दूर, कितने एकजुट नजर आ रहा है? देखिए रवि, पहली बात तो ये कांग्रेस नेता के तौर पर जयराम रमेश ने जो हार की समीक्षा की है ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन यही सच है ऐसा नहीं है। पिछली बार भी जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब कौन सी आम आदमी पार्टी और MIM वहां पर गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए गई थी। दूसरी बात, एक भी सांसद 2019 के चुनाव में गुजरात से चुना नहीं जा सका कांग्रेस पार्टी का। और आप देखिए कि सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है, अगर ये कहा जाए कि MIM और आपकी वजह से कांग्रेस का नुकसान हो गया तो वो सीटें जोड़ भी ले जाए, जो 27 आप सीटें कह रहे हैं और जो 7 सीटें मान लीजिए इनकी वजह से, तो कुल मिलाकर के कितनी सीटें हो जाती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में थी क्या, या उसकी कमजोर स्थिति को और कमजोर करने में इन दोनों पार्टियों का हाथ रहा है? तो ये तो बहुदलीय हमारा लोकतंत्र 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई के लिए दूसरे दल पूरा मैदान कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दें कि आप ही लड़िए, हम अपनी दुकान बंद करते हैं, पार्टी बंद करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस को भी अपना आत्मावलोकन सही तरीके से करना चाहिए। अभी पीछे के जितने चुनाव हुए हैं, आप दिल्ली के चुनाव विधानसभा के देख लीजिए, आप बिहार के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन किया कांग्रेस से, जो सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी, कांग्रेस के लचर प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हाँ, गठबंधन में जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई थी, अगर वही स्ट्राइक रेट लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD के बराबर कांग्रेस का रहा होता या उससे थोड़ा बहुत खराब भी रहा होता तो बहुत आसानी से मेजॉरिटी तेजस्वी को मिल सकती थी बिहार में। दूसरी बात, आप कहाँ के उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में हुए, कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में क्या रहा? जो 2 सीटें मिली वो कौन है? और वो सारी मोना तिवारी, प्रमोद तिवारी की बेटी है, वो किसी कांग्रेस पार्टी के मोहताज नहीं है। प्रमोद तिवारी अपनी बेटी को किसी भी चुनाव चिन्ह से रामपुर से चुनाव जिताने की हैसियत में। दूसरी, महाराजगंज की जो सीट थी वो प्रत्याशी की जीत है, कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे की जीत नहीं है। वहां पर सब पार्टियां लड़ रही थी। और इसके अलावा बंगाल में, जब आप एक समय बंगाल में क्या स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, और इस बार जब सीधे सीधे बीजेपी TMC को हेड ऑन ले रही थी तो कांग्रेस शून्य पर निपट गई। तो ये कांग्रेस पार्टी को खुद से देखना होगा। मूल बात यह है रवि कि आज की तारीख में एक समय चुनावी राजनीति में इंदिरा गांधी का जो मजबूत कद हो गया था कांग्रेस पार्टी के साथ और लोकप्रियता के आधार पर, और हालांकि इंदिरा गांधी का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं था और न इतना लंबा था। और दूसरी बात यह कि जो विपक्ष था वो आज के विपक्ष से भी कमजोर विपक्ष था। तो तब उस विपक्ष ने ये तय किया था, और उनके जयप्रकाश नारायण जैसी एक डिग्निटी वाला आदमी था, एक बूढ़ा आदमी हो करके भी युवाओं को इस तरह से प्रेरित कर सका कि वो आंदोलन करें। तो क्या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से लड़ाई के लिए विपक्ष के पास कोई जयप्रकाश नारायण है? और क्या विपक्ष उसी तरह से एकजुट हो सकता है? आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया था इंदिरा गांधी से टक्कर लेने के लिए। तो क्या कोई जयप्रकाश नारायण जैसी शख्सियत इस समय विपक्ष में है, या अलग अलग ये कांग्रेस पार्टी भी और साथ साथ सारे विपक्षी दल ये मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब वो अकेले नहीं लड़ सकते, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए समूचे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। और एक आपको सिर्फ विकल्प के तौर पर जनता के सामने 2 विकल्प होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी, और दूसरी तरफ से समूचा विपक्ष। क्या ऐसा संभव है? आम आदमी पार्टी ने 2024 में पहले ही अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि लोकसभा में उनकी एक सीट भी नहीं है, और वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए गुजरात के चुनाव के बाद। तो बिखरा विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएगा। बिखरा विपक्ष नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो नहीं लड़ पाएगा। आज की तारीख की बात है। देखिए, राजनीति 15 दिन बाद क्या होगी, 1 महीने बाद क्या होगी, 2 महीने बाद, मैं बार बार कहता हूं कि जो जनता के मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जनता के सारे मुद्दे ठीक हो गए हो या जनता की माली
हालात बहुत ठीक हों। परेशानियां अपनी जगह पर हैं, बेकारी अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। परेशानी की तमाम वजहें भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, लेकिन रामराज्य आ गया ऐसा नहीं है और लोगों के हालात बहुत सुधर गए हो ऐसा भी नहीं है। देश सुधर रहा है और हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया सुधर रही है, सब में विकास हो रहा है, सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जिन मुद्दों पर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए समूचा विपक्ष एक हो जाएगा और एक हो के भी लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।